हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री से शुरू। अब सिक्स्थ क्लास हिस्ट्री जो है वो चैप्टर 1 से शुरू होती है। अब चैप्टर 1 में स्पेसिफिकली है क्या, यूपीएससी पीसीएस और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ये तो हम सभी को पता है। और एनसीईआरटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है इन एग्ज़ाम्स का। अब जो लोग क्या कहते हैं रेगुलर बेसिस पे हाई लेवल कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो ऐसे लोग हैं जो इतने मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू come to mega cities and stay there and study there, मतलब ऑफ कोर्स इन शॉर्ट एक्सपेंसिव कोचिंग और टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। अब एनसीईआरटी से आपका बेस बनाती हैं, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो आपका बेस बनाएगी गाइस, ठीक है। तो हम ये बेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री से, ठीक है। तो सिक्स क्लास की हिस्ट्री में हमारा ये पूरी की पूरी क्या कहते हैं सारी पीडीएफ्स को मैंने कंबाइन कर दिया है, 133 पेज तक है। आज मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा, अगले पार्ट में छोटे छोटे पार्ट्स बनाता जाऊंगा, ठीक है, और चैप्टर के हिसाब से उसे करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। क्या बोलता है चैप्टर 1? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। क्या, कहाँ, कैसे और कब। रशीदा का क्वेश्चन देखते हैं। रशीदा's क्वेश्चन: रशीदा sat reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headlines. 100 years ago, how she wondered, could anyone know what has happened so many years ago? कि भाई रशीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और एकदम से उनकी नज़र पड़ती है हेडलाइंस पर, और वहाँ पे लिखा है 100 साल पहले, मतलब 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। उसके बाद रशीदा को लगा कि यार किसी को कैसे पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ है ना। देखते हैं। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो येस्टरडे यू कुड लिसन टू रेडियो, म्यूजिक, टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब देखो भाई, कल का कुछ मैटर हो तो वो तो आप तुरंत पूछ सकते हो। आखिरी साल वाला भी, लास्ट ईयर की भी चीज़ें कुछ कुछ लोगों को याद रहती हैं, लेकिन बहुत साल पहले की बात हो तो कैसे याद रहे। देखते हैं। What can we know about the past? So there are several things we can find out: what people ate, the kinds of cloth they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the song they sang. तो देखो भाई, आपको पास्ट में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, तो भाई बहुत चीज़ें हमें पता चल सकती हैं पास्ट की। क्या कि भाई लोग क्या खाया करते थे, लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते थे, किन तरीके के मकानों में रहते थे। आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग थे वो हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की या रूलर्स की लाइफ जी रहे थे, या मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, या क्राफ्ट पर्सन्स थे, है ना, जो बनाते हैं आपके क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वाले। फिर आपके यहाँ तो आर्टिस्ट होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, या साइंटिस्ट होंगे, क्या थे। तो ये आप लोगों के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके की गेमें बच्चे खेला करते थे, द काइंड ऑफ गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरीके की कहानियाँ सुना करते थे, द प्ले दे सॉ, किस तरीके का प्ले, नाटक वो देखा करते थे, किस तरीके के गाने वो गाया करते थे। आगे बोलता है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो बोलता है फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अभी देखते हैं नर्मदा मैप। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब गाइस, ये जो पोर्शन है प्लीज ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, पीसीएस एस्पिरेंट्स हो, या सिक्स्थ क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं जो इस क्या कहते हैं वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। वो इस बात पे ध्यान दें कि हम देखेंगे मैप 1 में नर्मदा, ठीक है। बोलता है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। लोग कई सारे हजारों सालों से इसकी बैंक की रिवर पे के पास रह रहे हैं। तो भैया नदी के किनारों पे, जिसे बैंक कहते हैं रिवर का, नदी के किनारे जो बैंक्स होते हैं, किनारे को बैंक कहते हैं, ठीक है। तो नर्मदा जो कि नदी है उसके किनारे पे लोग रह रहे हैं हजारों सालों से। कितने सालों से ये नहीं बताया, हजारों सालों से रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। अब जो लोग वहाँ रह रहे थे वो कौन कौन थे भैया? स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर्स मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं,
उत्तम श्रेणी के इकट्ठा करने वाले लोग। गैदरिंग करने का मतलब इकट्ठा करना, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे। मतलब मान लेते हैं कोई फ्रूट्स इकट्ठा करते हों, बेरीज इकट्ठा करते हों, प्लांट्स इकट्ठा करते हों, है ना, तो उसे कहते हैं स्किल्ड पीपल, क्योंकि स्किल्ड थे, पता था चीज़ों को करने का तरीका था, और गैदर करते थे मतलब इकट्ठा करते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest and collected roots, fruits and other forest produce for their foods. अब भैया क्या क्या कलेक्ट कर रहे थे? रूट्स कलेक्ट कर रहे थे, फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे थे, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, एनिमल्स को भी हंट करते थे। अब जल्दी से आते हैं नर्मदा, देखते हैं नर्मदा रिवर क्या है। देखो भैया ये नर्मदा रिवर है आपकी, ये पोर्शन दिख रहा है आपको नर्मदा रिवर, ये जो लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर विंध्या रेंज है, विंध्यास, ठीक है, तो ये माउंटेन रेंजेस है विंध्यास। नर्मदा नदी के नीचे सतपुरा माउंटेन रेंज है, और सतपुरा माउंटेन रेंज के नीचे तापी रिवर है, जिसे हम ताप्ती बोलते हैं, ताप्ती रिवर, ठीक है। तो दो रिवर है, ऊपर नर्मदा है, नीचे ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंजेस आती हैं, मतलब जो आपके पहाड़ों की श्रृंखला है सतपुरा रेंज, और फिर ऊपर आती है आपकी विंध्या रेंज, ठीक है, विंध्यास। तो याद रखना वी एस, ठीक है, वी के बाद एस आ रहा है, तो विंध्या, और यहाँ पे आया सतपुरा, ठीक है। अब कहता है नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये सुलेमान है, यहाँ सुलेमान लिखा है ना, ये देखिए ये सुलेमान लिखा है, और ये किरथार, ये भी रेंज है। काबुल लिखा है यहाँ पे, तो साफ सी बात है ये अफगानिस्तान में घुस गए हैं हम, ठीक है। ये आपका बॉर्डर चल रहा है पाकिस्तान का, और यहाँ पर पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे अफगानिस्तान आता है, तो ये काबुल बाबुल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब सुलेमान और किरथार रेंज जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे इंडिया का बॉर्डर तो इधर ही आ गया, यहाँ थार लिखा है, राजस्थान का बॉर्डर है। इसके बाद यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन आपका पाकिस्तान का है, ठीक है। ये कश्मीर वाले एरिया में पाकिस्तान घुसा पड़ा है ना हमारे, तो कुछ कुछ एरिया में, तो ये पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान का एरिया है। और ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन से इस वाली साइड, लेफ्ट साइड, यहाँ वाली साइड, पूरा का पूरा आपका अफगानिस्तान का पोर्शन है। तो काबुल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सुलेमान किरथार यहीं आता है, काबुल वाली साइड। क्या बोलता है? नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में वेस्ट की साइड। सम ऑफ द एरिया वेयर विमेन एंड मेन first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago। अब गाइस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी वाले बच्चे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके पेपर में भी आ सकता है, पीसीएस वाले भी नोट डाउन कर लें, और 6th क्लास के स्टूडेंट्स भी इस पोर्शन को नोट डाउन कर लें कि सुलेमान और किरथार हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड है, वही एरिया है जहाँ पे आदमी और औरतों ने समय पहले ग्रो करना शुरू किया क्रॉप्स को। तो 8000 साल पहले होना शुरू हो गया था, और वहाँ पे क्या उगाया था? वीट और बार्ले, ठीक है, यहां पर लोकेटेड है। फिर कहता है पीपल ऑल्सो बिगैन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब इसी एरिया में लोग क्या करते थे? रेयर करते थे एनिमल्स को भी, शीप्स को भी, गोट को भी, कैटल को भी। अब साफ सी बात है, जहां एग्रीकल्चर शुरू हो गया है, एग्रीकल्चर से पहले रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हुआ करता था। तो पहले तो भैया लोग भैंस गाय पाल लेंगे, उसके बाद ही तो एग्रीकल्चर तो काफ़ी एडवांस स्टेज था ना रुकने के बाद। तो साफ सी बात है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर आया, तो वहाँ पे आपका रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी होता था, जैसे शीप, गोट एंड कैटल, याद रखेंगे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट साइड। अब देखो ये गारो है, ठीक है, एंड विंध्यास इन सेंट्रल। अब विंध्यास ये है, मैंने आपको पहले ही बोला नर्मदा के ऊपर विंध्या माउंटेन रेंज है, विंध्या श्रृंखला है। तो विंध्या को हमने लोकेट कर लिया, और गारो हिल्स को हमने यहाँ लोकेट कर लिया। बोलता है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। These were some of the other areas where, अब यहाँ पर क्या हुआ था? एग्रीकल्चर डिवेलप्ड। अब देखो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर डिवेलप हुआ साहब, यहाँ पर भी डिवेलप हुआ, पर यहाँ पे एग्रीकल्चर कब डिवेलप हुआ इसके बारे में बता नहीं रहा। गारो हिल्स में कब डिवेलप हुआ, विंध्यास हिल्स की साइड कब डिवेलप हुआ, बता नहीं रहा है। यहाँ पर तो इसने सीधा बता दिया 8000 साल पहले वीट और बार्ले थी। यहाँ पे कह रहा है एग्रीकल्चर डिवेलप हुए ही होंगे, नदी है तो एग्रीकल्चर हुआ ही होगा। These places where rice was first grown are to the north of विंध्यास। अब जो प्लेसेस जहां पर चावल, अब देखो भैया यहाँ पर गेहूं था, वीट और बार्ले था, यहाँ पर पहली बार बोल रहा है भैया विंध्यास के ऊपर की साइड, सब में पहले नॉर्थ की साइड पे यहाँ पे चावल उगाना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम चावल इसी साइड उगाया। टाइमिंग नहीं बता रहा कितने साल पहले, बस बता रहा है हुआ था।
फिर कहता है trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into the large river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. अब देखो, सब में पहले cities 4700 years ago आ गई थी. मतलब 4700 years ago के बाद तो cities आना शुरू हो ही गई होंगी, पर सब में पहली cities कब थी? 4700 years ago. ठीक है, तो देखते हैं 4700 ईयर्स अगो सिटीज कौन कौन सी साइड है. कह रहा है भैया आप देखिए ट्रिब्यूटरीज की साइड इंडस की. अब इंडस भैया पाकिस्तान की साइड है, ये देखो इंडस पाकिस्तान में ही बहती है ये. ठीक है, यहाँ से आ रही है इंडस पूरी की पूरी चलती हुई. ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है? झेलम, JC और RBS, रावी ब्यास सतलुज. तो झेलम, चेनाब, रावी ब्यास सतलुज, ये 4 इसकी सिंपल. ठीक है, 5 इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं. मतलब ट्रिब्यूट देती हैं, मतलब चढ़ावा चढ़ाती हैं. ट्रिब्यूटरी मतलब चढ़ावा, ट्रिब्यूट कहते हैं ना देना किसी को. तो चढ़ावे की तरह है ये, जो इनसे आके मिल जा रही हैं. तो ये इंडस रिवर में मिल जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं. इन्हीं एरियाज में 4700 ईयर्स अगो पहले सिटीज डिवेलप होना शुरू हुई थी. साथ में बोलता है लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो. अब भाई 4700 ईयर्स अगो तो बहुत पहले हो गया, अब उससे कम थोड़ा 2500 ईयर्स अगो सिटीज डिवेलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग दी सी कोस्ट. तो गैंजेस रिवर, जिसे गंगा भी कहता हूँ मैं, गंगा नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी ये सारी हैं. ट्रिब्यूटरी चंबल, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्रा, इनकी ट्रिब्यूटरीज के साइड पर. और ऑफ कोर्स रिवर के अगल बगल में सिटीज डिवेलप होना शुरू हुई. देखो भैया जहाँ नदी है वहाँ आबादी है, हमेशा याद रखना. अब कह रहा लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी. ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया. कहता है इन द एंशिएंट टाइम्स द एरिया वेयर दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा आर नोन एज मगधा. इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम. साफ सी बात है भाई, मगध एम्पायर हमें पता है बिहार की साइड हुआ करता था. अब मगध की साइड ये है पूरी की पूरी. अब गंगा के साउथ में मगध हुआ करता था पहले. और याद रखो क्योंकि गंगा के साउथ में था तो भैया किसी को भी अगर मगध पे अटैक करना है तो भाई गंगा को क्रॉस करना पड़ेगा. और गंगा तब ऐसी नहीं थी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत सूखी वूखी. गंगा तो आज भी क्या कहते हैं इम्पेरिनियल है, ख़त्म नहीं हो रही, बहती रहती है. ठीक है, सभी सीज़न. लेकिन कभी कभी पानी डिप भी हो जाता है गंगा का, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन उस टाइम पर जब क्या कहते हैं मगध एम्पायर होगा 2500 साल पहले, तो उस टाइम पे गंगा बहुत बड़ी रिवर होती होगी. और ऑब्वियसली एक नेचुरल आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बॉर्डर बन गया कि भाई गंगा को पार कर कर ही आप अटैक कर सकते हैं. लेकिन गंगा में जब तक लोग आएंगे तब तक इसको पार करेंगे, तब तक बड़ा डिफिकल्ट रहेगा अटैक करना. इसलिए मगध जो था उसको नेचुरल प्रोटेक्शन भी थी, तो इस पूरे एरिया में मगध रहा होगा. ठीक है, kingdoms were set up in the parts as well. Throughout people traveled from one hill of the subcontinent to another. अब हमेशा से लोग जो है वो ट्रैवल करते आए हैं एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में. द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स. सही बात है भाई, लोगों की जो जर्नी रही होगी वो थोड़ी सी डरावनी रही होगी, भयानक रही होगी, बट नेवर इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disaster like flood or droughts. Sometimes men marched in armies, conquered other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. अब जो आर्मीज थी, जो राजा थे, लोग जो थे, जो आर्मीज का पार्ट थे, वो क्या करते थे? लैंडों को कॉन्कर करते थे. और जो आपके क्या कहते हैं मर्चेंट्स हैं जितने भी, वो ट्रैवल करते थे कैरावान्स में. कैरावान जिसे कहते हैं ना, कारवां पूरा का पूरा चलता है साथ में. तो जो आपके क्या कहते हैं श्रेष्ठी जिन्हें कहते हैं, पुराने शब्दों में कहते हैं बड़े श्रेष्ठी हैं, बड़े पैसे वाले धनाढ्य हैं, बहुत बड़े मर्चेंट हैं. तो वो जो थे वो पूरे के पूरे कैरावान्स में चलते थे, लोगों के साथ पूरे के पूरे काफिले में चलते थे, और शिप्स में भी जाते थे और वैल्यूएबल गुड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेकर जाया करते थे. And religious teachers walked from villages to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the ways. अब जो आपके धार्मिक गुरु थे, रिलीजियस टीचर्स जो थे, वो भी भाई एक टाउन से दूसरे टाउन, विलेजेस टू विलेज रुकते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस देते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. तो फाइनली जो थे लोग, ठीक है, जो ड्रिवन थे बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर,
जिनको भैया बहुत ही एडवेंचर का शौक था और उसके द्वारा इंस्पायर्ड थे। दे वॉन्टेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, चाहते थे कि नई जगहें और एक्साइटिंग जगहों को हम डिस्कवर करें, तो लोग उस वजह से भी ट्रैवल करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इसी वजह से सारा का सारा क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुआ है लोगों के बीच में। बोलता है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं बता सकते हैं आप? आज की डेट में लोग भाई जॉब्स के लिए ट्रैवल करते हैं इधर उधर, है ना। एडवेंचर का तो अभी भी है लोगों के अंदर, नए नए जायकों को देखने, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने, टूरिज्म के माध्यम से, कोई रिलीजन के माध्यम से ट्रैवल करता है। आज भी मर्चेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते ही हैं, गुड्स भी ट्रैवल करते हैं, मर्चेंट्स भी ट्रैवल करते हैं, इधर उधर भाई देखने जाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ बन रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। पर्पस तो आज भी वही है। कहता है आगे, लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब वर्ड यहां पर यूज्ड है मित्रों, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। एक बार कह रहा है मैप को वापस देखिए, एक बार देखते हैं। यार आप देख रहे हैं कितनी सारी तो नदियां हैं, कितनी सारी नदियां हैं। अगर नीचे से ट्रैवल करे तो एक नदी क्रॉस करके ऊपर को आ जाएगा, लेकिन अगर जिसको काबुल की साइड से घुसना है तो पहले तो उसको ये वाली रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, मेरे को जो समझ आ रहा है। उसके बाद अगर उसने बाई चांस ये रिवर क्रॉस नहीं की तो वो डायरेक्टली क्रॉस करेगा इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, फिर कहीं पहुंचेगा। फिर यहाँ पर कोई किंगडम होगा तो उससे लड़ेगा, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई किंगडम होगा यमुना गंगा के बीच में, तो उससे लड़ेगा यमुना क्रॉस करके, फिर गंगा क्रॉस करके आएगा। तुम देख रहे हो कितनी तो नदियाँ हैं यहाँ, कितने तो पहाड़ है, विंध्या आ गए, सतपुरा आ गए, ठीक है, सुलेमान कैथर आ गई, वहाँ गारो हिल्स आ गए, तो कितने सारे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं इधर, देख रहे हो, मतलब नेचुरल लेवल पे बैरियर्स हैं कितने सारे यहाँ पर। एक नेचुरल प्रोटेक्शन तो इंडिया को हमेशा से ही दी गई है इन सभी फ्रंटियर्स में। मैं कहाँ आ गया हूँ, एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, थोड़ा सा ऊपर वापस बढ़ते हैं। कहता है, लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब जो लोग कर सकते थे वो क्या करते थे, क्रॉस करते थे सीज को। सबसे बात है, वैसे तो डिफिकल्ट था क्रॉस करना, लेकिन करने वाले तो कर ही जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। अब हर फ्रंटियर से आते थे और सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल होते थे। These movement of people enriched our culture, traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years. तो भैया लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी, नक्काशी सीखी भाई जो ये पत्थरों पे करते हैं, है ना, कार्विंग ऑफ द स्टोन्स। फिर आपका कंपोज किया म्यूज़िक, अलग अलग तरीके के क्या कहते हैं, राग वाग बने हैं, हमें पता ही है। खाने के जायके डिफरेंट डिफरेंट हैं, है ना। नेम ऑफ द लैंड, अब भाई ये नाम कैसे पड़ा देश का हमारे, तो कहता है टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अ कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो भाई इंडिया और भारत तो बहुत नॉर्मली हम यूज करते हैं, इंडिया मतलब इंग्लिश में यूज करते हैं और भारत हम हिंदी में बोलते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो भाई इंदु सिंधु, सिंधु से इंडू आया और इंडू से आया इंडस, तो इंडस जो है उससे पढ़ा इंडिया। तो अब कह रहा है ढूंढिए ईरान को और ग्रीस को अपनी एटलस में, तो भैया अपनी रिस्पेक्टिव एटलस में ग्रीस और ईरान को आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक्स थे, जो आए थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 साल अगो, 2500 साल पहले आए ईरानियंस और ग्रीक, हु केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, call it Hindus or Indos, ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया। तो यहां पर आप याद रखिए कि इंडोस इनको बोला जाता था, जो लैंड है टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडिया, ठीक है, ये बात बोली गई। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर आर कॉल्ड इंडिया, सबसे बात है, जो भाई इंडोस उस एरिया को बोला और ईस्ट की साइड आया वो इंडिया आ गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit। अब जो नाम है भारत वो कहाँ यूज किया गया, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया गया जो रह रहे थे नॉर्थ वेस्ट में, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ की साइड और वेस्ट में, ठीक है,
जो आपका क्या कहते हैं, हमने कैथार वैथार पूरा देखा ना, जो आपका वो पूरा एरिया देखा, सुलेमान और कैथार वाला, काबुल वाली साइड, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा का पूरा, या पूरा राजस्थान वाजस्थान पूरा एरिया आपका नॉर्थ वेस्ट का, वो सारा का सारा एरिया जहाँ पे ग्रुप रह रहा था उसको आप क्या बोल रहे थे, इंडस से राइट साइड पे, तो क्या बोल रहे थे आप उसे, पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल को भारत कह रहे थे, ठीक है। और ये मेंशन्ड है ऋग्वेद में। तो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन संस्कृत में रही है ऋग्वेद की, अराउंड 3500 साल पहले लिखा गया, 3500 ईयर्स अगो, ठीक है। अब फाइंड अबाउट द पास्ट, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अब यहां पर एक छोटा सा वो है नोट देख लेते हैं। द पेज फ्रॉम अ palm leaf manuscript, this manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make a book. अब देखो भैया, किताब बनती थी palm leaves की। अब palm leaves की कैसे बनती थी कि palm leaves को काटा जाता था पेजेस में और उनको एक साथ बांध दिया जाता था एक किताब की फॉर्म में। टू सी अ ब्रिच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45। अब भाई जो आपकी ब्रिच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट है वो 45 पेज नंबर 45 पे है, तो अभी हम पेज नंबर 45 पे नहीं जंप करेंगे, अभी हम इधर ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही दिखती थी मैन्यूस्क्रिप्ट भी, और जो बार्क पे लिखी है, देखो ये तो केले के पत्ते पे लिखी गई है, ये तो समझ आ रहा है कि हमें केले के पत्ते पे लिखा गया और बड़ी ही सुंदर लिखाई में लिखा गया है, और ये अराउंड 1000 साल पुरानी है, काफ़ी अच्छी लिखाई में, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 1000 साल पहले इसको लिखा गया है एक केले के पत्ते पे, लेकिन जो प्रॉपर बार्क पे लिखी गई है तो वो पूरी की पूरी और मोटी होगी और बेटर होगी, और वो पेज नंबर 45 पे हम देख सकते हैं। क्या बोलता है इसमें, there are several ways of finding about the past. One is the search for and read books that were written long ago. तो पहले तो क्या है भैया, तरीका क्या है, या तो किताबें ढूंढो और रीड करो, बुक्स को सर्च करो जो बहुत पहले लिखी गई हैं। These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. अब देखो manuscripts वर्ड आया है मनु से, जिसका मतलब है हैंड लैटिन में, और क्योंकि हस्त से, हाथ से लिखा है, हस्तलिखित है, तो इस वजह से इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। फिर कहता है दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रोज इन हिमालयाज। तो भाई हिमालय में एक स्पेशल ट्री था जिसे बिर्च कहते थे, उसकी बार्क मतलब उसकी बाहर की जो छाल होती है ना, पेड़ की बाहर की छाल, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। तो उसको हटाकर उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता होगा, बार्क निकाल कर, और उस पर लिखा जाता होगा। कहता है ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। सही बात है, इंसेक्ट्स खा गए होंगे मैन्यूस्क्रिप्ट को। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। सही बात है, टेम्पल्स मंदिरों में और मोनास्ट्रीज में आपकी अभी भी प्रिजर्व्ड है। दीज बुक डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, religious beliefs, practices, the lives of king, medicine and science. Besides there were epic poems and plays. तो भैया इन बुक्स, ये बुक्स किन चीज़ों के साथ डील करती हैं, सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसके साथ डील करती हैं, सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि आपकी क्या है, रिलीजियस बिलीफ हो, प्रैक्टिस हो, लाइव्स ऑफ किंग हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, ठीक है। इसमें एपिक्स भी हैं, महाकाव्य भी हैं, पोएम्स भी हैं, कविताएं भी हैं और प्ले भी हैं। आगे चलते हैं। बोलता है मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो कुछ संस्कृत में थी, कुछ प्राकृत में थी, एंड तमिल में भी हुआ करती थी। कहता है वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज वर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो भैया एक डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई या तो ये पेड़ की छालों पे लिखी जाती थी या के पत्तों पे लिखी जाती थी, ठीक है, पाम लीव्स के पत्तों पे लिखी जाती थी, पाम के पत्तों पे। उसको कंपेयर मैं करूं अगर इंस्क्रिप्शन से, तो इंस्क्रिप्शंस क्या थे, इंस्क्रिप्शंस जो हुआ करते थे वो थे रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे, स्टोन्स पे, मेटल्स पे। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, राजाओं ने तो ऑर्डर भी लिखे हैं अपने, जैसे अशोक का हम देखते हैं, है ना। दे वर ऑल्सो अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब भाई जो राजा और महारानी हुआ करते थे वो लिखते थे कई बार, है ना, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे लिखी जाती थी, स्टोन पे, मेटल पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब भाई जो राजा थे वो विक्ट्री ऑफ बैटल डालते थे। कहता है कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन दी हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। भैया देखो साफ सी बात है, एडवांटेज ये है कि खराब जल्दी नहीं होंगे, बहुत लेट खराब होंगे, वियर एंड टीयर बहुत कम होगा अगर पत्थर पे लिखा होगा, है ना, खराब नहीं होंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेंगे और उसको बिना स्पेशल टूल के
मिटा पाना, खराब कर पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी की बस की भी नहीं है कि उस मेटल को तो क्या कहते हैं, उस हार्ड सरफेस पे बनाया हुआ चीज़ों को ढंग से कर ले। दूसरी चीज़ कहता है क्या डिफ़िकल्टीज रही होंगी। डिफ़िकल्टी सब में पहली भैया नक्काशी, लिखना बहुत बड़ी आर्ट है, उतना आपको प्रिसीजन चाहिए, वैसे आपको टूल्स चाहिए, है ना। तो ये सब में बड़ी डिफ़िकल्टी रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। हार्ड सरफेस पे लिखना मुश्किल है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। सही बात है, बहुत चीज़ें थी जो बनाई जाती थी और यूज़ की जाती थी। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। अब भाई ये जो कहते हैं ना पुरातन विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ना पुरानी चीज़ें जो लोग यूज़ किया करते थे या रखी रहती थी या बनाई जाती थी, उनको देखने वाले होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of the building made of stone and brick, paintings and sculptures. तो साफ सी बात है भाई, क्या देखते हैं ये, बिल्डिंग्स देखते हैं, जो भी भाई बचे हुए आपके क्या कहते हैं मकान हैं, उनको देखते हैं जो कि स्टोन से बने हुए थे, ठीक है, ब्रिक से बने हुए थे। पेंटिंग्स देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एस्केवेट। एक्सप्लोर तो करते ही हैं, ढूंढते तो ही, एस्केवेट मतलब डिग करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ को, टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सब भी निकालते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो पत्थर के बनाए जाते हैं, मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। तो भाई यहाँ तो कोई स्टोन से बना है, कोई बोन से बना है, कोई क्ले से बना है, कोई मेटल से बना है, तो यही सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब ऊपर मैंने यही आपको बताया था कि भाई जो हार्ड और इम्पेरिशेबल सब्सटेंस की बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो सर्वाइव करती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती हैं। यहाँ पर यार एक छोटा सा वो है, बोलता है द ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स बैक टू 2250 ईयर्स अगो। तो 2250, ठीक है, 2250 ईयर्स अगो, 2250 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन है ये जो दे रखी है। इट वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। कांधार है ना, जिसे हम गांधार भी बोलते थे, आपको याद होगा महाभारत में आपने गांधारी सुना है। तो गांधारी कहाँ की थी, गांधारी अफगानिस्तान की साइड की हुआ करती थी, जिसे अब बाद में इन्होंने कांधार बोलना शुरू कर दिया। तो इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। तो अशोक की इंस्क्रिप्शन है ये जो आपको दिख रही है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। Inscription consists of signs or letters. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was written in two different scripts. एक तो ग्रीक है, टॉप में ग्रीक में लिखी है, ये देखो यहाँ तक ग्रीक में लिखी है, और उसके बाद अरमाइक बिलो। तो अरमाइक में नीचे लिखी हुई है और ग्रीक में ऊपर लिखी हुई है, जो उस एरिया में यूज़ की जाती होगी तो उसी भाषा में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉट दिख रहा है आपको, ये दो हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन से दिख रहे हैं। तो बोलता है लेफ्ट में अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पॉट्स लाइक दीज वर मेड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। अब आप यार ये देखो 4700 ईयर्स अगो ये पॉट बनाया गया है और ये आज तक सर्वाइव कर गया, ठीक है, टूटा नहीं है। आज की डेट में मिट्टी के घर है तो तुरंत टूट जाते हैं, अब ये 4700 ईयर्स अगो बनाया गया है, ठीक है, और ये सर्वाइव किया है। फिर राइट में आप देख रहे हैं ओल्ड सिल्वर कॉइन, ठीक है, सच एज दिस वन वर यूज्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब ये ओल्ड सिल्वर कॉइन है, ठीक है, चांदी के कॉइन है जो यूज किए जाते थे इतने साल पहले, ठीक है। बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। Plant remains survive for far more rarely. If seeds of grains or pieces of woods have been burnt, they survive in the charred form. अब देखो भैया आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी भैया जो आपकी हड्डियां हैं, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, उनकी हड्डियों को या उनकी बोन्स को ना क्या कहते हैं, एनालाइज करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि उनको ये पता चले कि लोग पास्ट में खाते क्या थे, वॉट पीपल एट इन द पास्ट। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। अब जो प्लांट्स के रिमेन्स है ना वो बहुत आराम से मिलते नहीं हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड, अगर भाई जो सीड्स हैं ग्रेन्स के या पीस हैं वुड के वो बर्न हो जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं करते, मतलब बर्न हो जाएंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर यूजुअली क्योंकि चारकोल बन जाएंगे तो वो सर्वाइव कर सकते हैं तब। तो प्लांट रिमेन लेकिन यूजुअली सर्वाइव नहीं करते। अब कहता है डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। मेरे हिसाब से क्लॉथ फ्रीक्वेंटली मिल भी जाता, फ्रीक्वेंटली तो नहीं मिलता होगा लेकिन कभी कभी मिल भी जाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलता है हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट
often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. अब देखो भैया, जो historians हैं, ठीक है, जो भी scholars हैं जो past को पढ़ते हैं, वो भाई source पे जाते हैं. और ये source क्या होता है? ये वो सभी इंफॉर्मेशन होती है जो मिलती है हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे और आर्कियोलॉजी पे. अब देखिए, अगर आप 6th क्लास स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये समझें कि ये सोर्स का मतलब क्या है वर्ड का, कि मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मिला, इंस्क्रिप्शंस में जो मिला, या आर्कियोलॉजी के थ्रू जो मिला, वो सोर्स हो जाता है. लेकिन अगर आप ऑलरेडी पीसीएस और यूपीएससी के एडवांस्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. ठीक है भाई, डिटेक्टिव्स की तरह historians और archaeologists, कि भाई जो हमारे पास्ट के बारे में ढूंढ रहे हैं. वन पास्ट और मेनी, क्या एक पास्ट होता है या बहुत तरीके के पास्ट होता है? तो बोलता है, डिड यू नोटिस दैट टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, वी हैव used the word pasts in plural to draw the attention to the fact that past was different for different group of people. अब देखो भैया, different group of people के लिए different past था. For example, the life of a herder, ठीक है, चरवाहे, and farmers were different from those of kings and queens. हमेशा ही different रही है, कोई नई बात नहीं है. The lives of the merchants were different from those of craft person. ये भी बात सच है, merchants की different है craft person से. शिल्पकारों से तो अलग ही है ना ये आपके मर्चेंट्स, जो आपके बड़े बड़े श्रेष्ठी हैं, उनसे तो डिफरेंट ही लाइफ है इनकी. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today, for most of the people live in Andaman Island get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce. अब देखो, आज भी अंडमान में लोग जो है, अंडमान निकोबार आइलैंड की साइड लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना, अपनी मछली वछली खुद से हंट करते हैं, खुद ही बनाते हैं. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these exist in the past as well. तो अब ये आज की डेट में शहरों में लोग डिपेंडेंट हैं भाई बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं मिडल मैन पे, कि भाई मंडी में सामान आएगा तो वो आएगा, फिर आपका बेचने वाला आपके घर के पास आता है, फिर वहाँ पे मंडी लगती है, वहाँ पे आप बैठते हैं, सामान उठाते हैं, घर के खर्चे है ना, जो भी आप निकालते हैं सब्जियाँ खरीद कर. तो वो सारी चीज़ें आपका दर्शाती कि भाई आप डिपेंडेंट हैं बाकी लोगों पे सप्लाई ऑफ फूड के लिए. वहाँ पर अंडमान में लोग खुद ही उगा रहे हैं. बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fish, folk, gatherer, farmers or herders did not keep record of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there's much that remains unknown. अब देखो भैया, बड़े बड़े राजा महाराजा तो अपनी लड़ाइयों के बैटल के रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है, पर जनरल ऑर्डिनरी आदमी जो हंटर है, फिशिंग फोक है, मछली क्या कहते हैं ढूंढ रहा है, मछली पालक है, गैदरर है, फार्मर है, हर्डर है, चरवाहा है, वो कभी रिकॉर्ड नहीं रखते कि उन्होंने क्या किया पूरे दिन में. बड़े बड़े राजा रखते थे, और कारण यही है कि भाई राजा की जो रिकॉर्ड्स होते थे वो अपनी उनकी वर्चस्व को दिखाते थे, उनकी महानता को दिखाते थे, कितना बड़ा राजा है और कितनी बैटलें जीता है. नॉर्मल आदमी डे टू डे कोई भी काम करता है तो वो तो हर दिन ही करता है ना, वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है नहीं. लेकिन एक बैटल जीतना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक राजा के लिए भी, और बैटल भी हर दिन नहीं होती थी, तो बड़ी बड़ी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखना लाजमी था. आगे बोलता है, What do dates means? अब dates का मतलब क्या है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and sometimes. सही बात है, अगर आप डेट पूछोगे तो भाई सामने वाला या तो डे बताएगा, मंथ बताएगा, ईयर बताएगा. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. अब भाई ये जो डेट जो होती है वो जीसस के बर्थ से ही देखी जाती है. So 2000 means 2000 years after the birth of Jesus Christ. तो बर्थ के क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2000 साल आप बोलेंगे 2000 years after the birth of Christ. अगर बोलते ईयर 2000. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually letter BC. ये तो आपको पता ही है, बिफोर क्राइस्ट. तो अगर क्या कहते हैं पुराने साल जाएंगे तो हम क्राइस्ट के बर्थ से पहले देखेंगे, तो जीरो माना जाता है कॉमन एरा, और जीरो मतलब जब क्राइस्ट अपीयर नहीं हुए थे. क्राइस्ट के पैदा होते ही प्लस का साइन लग जाएगा और सारी डेट्स पॉजिटिव में चलेंगी. क्राइस्ट के पैदा होने से पहले सारी डेट्स नेगेटिव में चलेगी. इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो 2000 हम स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलेंगे. अब यहाँ पर आप देखिए बोल रहा है BC हैव बीन स्टैंडर्ड फॉर्म बिफोर क्राइस्ट. यू विल नोटिस, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब
in the year of the Lord Christ. So 2000 can be written as 2000 AD 2000. CE का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है, जिसको आप AD की जगह यूज कर सकते हैं, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, जो मतलब BC होता है। देखो जरूरी नहीं है ना हर कोई क्रिश्चियन हो, तो बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट हर कोई नहीं देखना चाहता, तो इसलिए कॉमन एरा देख रहे हैं। तो वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. In India, we began using this form of dating about 200 years ago. ठीक है, याद रखेंगे. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है and sometimes the letter BP means before present are used. तो before present भी use होता है word BP. ठीक है. अब elsewhere देखते हैं क्या बोल रहा है. We have seen that inscriptions are written on the hard surface. Many of these were written several hundred years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was written? This can be done through a process known as decipherment. अब देखो भैया, different scripts थी, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के डिफरेंट तरीके थे लिखने के, तो भैया स्कॉलर्स को कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा है? तो भैया डिसाइफर करना पड़ेगा ना कि इसका मतलब क्या है। ये देखो, इस डब्बे का मतलब P है, ऊपर T है, इसका O है, इसका L है, इसका मतलब M है, इसका मतलब IIS है, ठीक है। फिर ये देखो KLIOPADRA, ठीक है, क्लियोपैट्रा, प्लॉटिमस, ये लिखा हुआ है इसमें। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। अब डिसाइफरमेंट की सब में अच्छी एक स्टोरी आती है इंटरेस्टिंग वाली, इजिप्ट से। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट भैया नॉर्थ अफ्रीका में, हम सबको पता है वहाँ पर आपके बड़े बड़े पिरामिड हैं। वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो, राजा हुआ करता था 5000 साल पहले भी। और रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। रोसेटा नाम का एक टाउन है जो नॉर्थ कोस्ट पे है इजिप्ट के। And here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages. रोसेटा में 3 different language की inscription हुआ करती थी, ठीक है। Greek and 2 other forms of Egyptians, होंगी कोई ग्रीक और इजिप्शियन की 2 फॉर्म्स की। Scholars who could read the Greek figures find out that the names of the kings and queens were enclosed in the little frame called a katoch. तो ऐसे कटॉच करके एक एरिया था, इंक्लोज स्पेस थी, जहां पर लिटिल फ्रेम था, जहां पर नाम राजा और रानी का लिखा हुआ था। They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side. अब ग्रीक और इजिप्शियन साइन को इन्होंने साइड बाय साइड रखा और आइडेंटिफाई करा the sound of which the Egyptian letter stood. तो इजिप्शियन लेटर जो है उसको पकड़ा उस साउंड से कि भैया जो यहाँ पे है। As you see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what letter stood for, they could read other inscriptions as well. तो भी एक बार इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक पढ़ सकते थे और इजिप्शियन की 2 फॉर्म में सेम ही मैसेज को लिखा है, 2 फॉर्म में डिफरेंट, तो लेटर बाय लेटर लगा दिया और समझ गए कि भैया इसका मतलब क्या है। तो उसी साउंड को बोल बोल कर इन्होंने ये डिसाइफर कर लिया कि इसका मतलब क्या था, साथ ही साथ रख के, जैसे यहाँ पर इन्होंने पढ़ के साथ में रख दिया, तो उसके बाद इनको समझ आ गया कि भैया इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बाकी भी इंस्क्रिप्शंस अगर उसी ग्रीक लैंग्वेज में, अगर उसी इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखे तो ये उसे भी पढ़ पाए, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमने अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपको पीछे से क्या कहते हैं रिकॉल वाले पॉइंट्स खुद से देखने हैं, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी में आर पास्ट वाला पोर्शन से बहुत ज़्यादा खुश रहे होंगे। अब चैप्टर 1 के बाद हम अपने अगले पोर्शन में करेंगे चैप्टर 2। अब गाइस जो भी बच्चे यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे 1000 बार यही मिन्नत करूँगा कि क्या कहते हैं आप एनसीईआरटीज को ज़रूर पढ़ें। बेसिक एनसीईआरटी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करवाए हैं, उनको आप अपने नोट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर पे वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी हाईलाइटेड पोर्शन था, जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, उसको आप लिखते रहिए, चलते रहिए, और हम धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी सारी 6 to 10th सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। 11th-12th की भी जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, जो रिकमेंडेड एनसीईआरटीज हैं, उनको हम खत्म करते चलेंगे। तो तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइस, और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।